लास्ट क्लास में हमने निर्दर्शन विधि की बात करी थी कि संगणना विधि की जैसे की जगह है, क्योंकि निर्दर्शन विधि में कुछ इकाइयों का ही चुनकर हम बड़े एक क्षेत्र का परिणाम निकाल सकते हैं, तो हमें निर्दर्शन विधि इसलिए उपयुक्त लगती है। अब हम आज निर्दर्शन विधि के कुछ प्रमुख चरणों की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है समग्र का निर्धारण। तो जिस समूह से निर्देशन का चयन किया जाता है उसे हम समग्र कहते हैं। निर्देशनों का चयन करने के पूर्व सर्वप्रथम अनुसंधान को उन समग्र इकाइयों का निर्धारण करना पड़ता है जिनमें कुछ इकाइयों को उसे निर्देशन के लिए चुना है। ठीक है, यदि ये इकाइयाँ किसी समुदाय में निवास करने वाली जनसंख्या है और चूंकि समुदाय के निवासी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास करते हैं, अतः इसका निर्धारण सरलता से किया जा सकता है। किंतु कभी कभी किसी क्रिया, घटना या गुण अध्ययन के विषय होते हैं, उस अवस्था में समग्र का निर्धारण करना कठिन कार्य हो जाता है। उसमें अतिशीघ्रता से उतार चढ़ाव आ जाता है। ऐसी स्थिति के कारण ही निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि समग्र का निर्धारण उसके प्रकारों पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार समग्र के दो प्रकार हो सकते हैं, निश्चित समग्र और अनिश्चित समग्र। निश्चित समग्र की भौगोलिक सीमा तय होती है और अनिश्चित समग्र की भौगोलिक सीमा तय नहीं होती है, अतः निर्देशन के चयन के पूर्व समग्र का निर्धारण कर लेना आवश्यक होता है। तो समग्र के अंतर्गत कोई भी इकाई आ सकती है, जैसे वो नगर हो सकता है, संस्था हो सकती है, समुदाय, सामाजिक घटना या कोई भी गुण हो सकता है। सेकंड हम बात करते हैं निर्देशन की इकाइयों का निर्धारण। तो समग्र का निर्धारण करने के उपरांत दूसरा चरण आता है निर्धारण का। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह तय करना होगा कि निर्देशन की इकाई क्या होगी। जैसे कि हम एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करें, यदि किसी मानव समूह के बारे में अध्ययन करना है तो केवल कुछ ही व्यक्ति निर्देशन के रूप में नहीं जा सकते हैं, अपितु जिस मोहल्ले में वे रह रहे हैं, जिन व्यवसाय को अपना रहे हैं, उस परिवार के वे सदस्य हैं, जिस स्थिति में मकान में वे निवास कर रहे हैं, प्रत्येक की कुछ इकाइयाँ निर्देशन की इकाइयाँ हो सकती है। इस प्रकार निर्देशन की इकाइयाँ व्यक्ति, संस्था, परिवार, व्यवसाय, निवास के क्षेत्र आदि कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है निर्देशन के आकार का निर्धारण। तो निर्देशन की इकाइयों के निर्धारण के उपरांत उसके आकार का निर्धारण किया जाता है। निर्देशन का आकार कितना छोटा होगा इसके विषय में अभी कोई नियम नहीं है, तथापि जहाँ तक संभव हो निर्देशन छोटे से छोटा होना चाहिए। उसमें अध्ययन विषय की सभी आधारभूत विशेषताएं समाविष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार निर्देशन की मात्रा का निर्धारण समग्र की समरूपता, विषमता की विशेषता के साथ साथ शोध परिणामों की शुद्धता पर भी आधारित होना चाहिए। निर्देशन का आकार क्या हो यह अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे समग्र की समरूपता है या विषमरूपता है, अध्ययन की प्रकृति क्या है, अध्ययन विधि क्या है, वर्गों की संख्या क्या है, परिशुद्धता की मात्रा एवं विश्वसनीयता क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्देशन सूची की रचना। तो निर्देशन सूची का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। जहाँ निर्देशन के क्षेत्र की इकाइयों की सूची उपलब्ध होती है वहाँ तो इसकी रचना आसानी से हो जाती है, लेकिन इस उपलब्ध सूची को भी नवीन स्वरूप प्रदान करना है, इसमें संशोधन, परिवर्धन करना भी आवश्यक होता है। तो एक अच्छी सूची में नवीनता, विषम रूपता, वैधता का गुण होना आवश्यक है। इस सूची के बिना निर्देशन का चुनाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में सूचना रहती है, तो इसका निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है। जैसा कि पाटिल ने वह कहा था कि इस सूची में अनेक स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है, इसे जनगणना विधि, टेलीफोन डायरेक्टरी विधि, वेतन वितरण सूची या मकानों की सूची आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्देशन विधि का चुनाव। तो निर्देशन विधि का अंतिम जो चरण होता है वो होता है निर्देशन का चुनाव करना। तो निर्देशन विधि में चयन, अध्ययन की समस्या, समग्र की प्रकृति, धन, समय व साधनों की उपलब्धता आदि पर भी यह निर्भर करता है। एवं इस स्थिति तक आते आते इन सबका भी स्पष्टीकरण हो ही जाता है। इसी के आधार पर अनुसंधानकर्ता को यह निश्चित करना पड़ता है कि निर्देशन की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, जिससे निर्देशन सही व प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके। और यह कार्य हमें बहुत सावधानीपूर्वक करना होता है। मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है कि सरलता एवं सभ्यता। तो प्रत्येक शोधकर्ता सरल विधि के प्रति झुकाव रखता है, क्योंकि यह विधि जटिल होती है तो उसमें त्रुटियां अधिक होती हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशन गुण के बारे में। तो निर्देशन गुण के अंतर्गत स्नेकडॉक ने कुछ आप
उपयोगिता के लिए कुछ वाक्य में इसे बांधा था कि केवल कुछ पाउंड कोयले की जांच करने से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर एक गाड़ी कोयला स्वीकृत में अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो केवल एक बूंद रक्त की जांच करके चिकित्सक रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष कर लेता है। इसी प्रकार प्रतिदर्श होता है वो कुछ ही इकाइयों के निरीक्षण द्वारा बड़ी मात्राओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की युक्तियाँ रखता है। अब निदर्शन के गुण की बात करते हैं तो फर्स्ट है समय की बचत। निदर्शन प्रणाली में संपूर्ण जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं करके उसमें कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार गुडेवे हॉट ने कहा था कि निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। किसी एक दृष्टिकोण से इकट्ठी सामग्रियों के विश्लेषण पर अधिक घंटे व्यय करने की अपेक्षा वह समय को विभिन्न दृष्टिकोणों से परीक्षा करने के लिए प्रयोग कर सकता है। दूसरा है धन की बचत। चूँकि निदर्शन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है अतः उसमें धन की भी कम व्यय होती है, क्योंकि स्टेशनरी, फाइल आदि कार्यकर्ताओं के वेतन, यात्रा भत्ते आदि सब में कम खर्च करना पड़ता है। इसकी तुलना में संगणना विधि में इन मदों पर अधिक खर्च करना पड़ता है, अतः इस रूप में यह कम खर्चीली विधि है। फिर है श्रम की बचत। तो जैसा कि स्पष्ट है, निदर्शन विधि में कुछ ही इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए इसमें अधिक कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता नहीं रहती है, जिससे श्रम की बचत भी होती है। फिर है गहन अध्ययन। तो जिस गहन अध्ययन के लिए आवश्यक अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, क्योंकि किसी विशिष्ट क्षेत्र इकाइयों का सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया जा सकता, केवल मोटी मोटी बातों से ही इसका अध्ययन हो सकता है। जबकि निदर्शन विधि में कम इकाइयों का अध्ययन विषय होने के कारण उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं परिणामों की शुद्धता। तो निदर्शन विधि के अंतर्गत इकाइयों की संख्या कम होने के कारण अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर ही केंद्रित रहता है। परिणाम स्वरूप निष्कर्ष भी यथार्थ एवं शुद्ध होते हैं। अतः निदर्शन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष उतने ही प्रामाणिक एवं यथार्थ होते हैं जितने समग्र की समस्त इकाइयों से निकाले गए निष्कर्ष। नेक्स्ट है तथ्यों की पुनर्परीक्षा। तो निदर्शन अध्ययनों में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः परीक्षा करना संभव होता है। तो कभी कभी संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता संदेहयुक्त होती है। उस स्थिति में निष्कर्षों की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए इस विधि में उनकी पुनः परीक्षा किया जाना भी सरल होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुविधाएं। इकाइयों की न्यूनता के कारण निदर्शन विधि में प्रशासन के आयोजन एवं संगठन एवं प्रबंध में सुविधा रहती है, क्योंकि इसमें एक तो कम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी पड़ती है, दूसरे उन पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। इनके साथ ही सूचना संकलन की परेशानी भी कम होती है। तो इस प्रकार अनुसंधान का संगठन सरल हो जाता है। फिर है त्रुटियों की कम संभावना। तो निदर्शन विधि में कार्य क्षेत्र सीमित होता है, इकाइयाँ भी कम मात्रा में होती है, अतः अध्ययन में त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। तो परिणामों की यथार्थता में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जितना अधिक कार्य होगा वहाँ उतनी ही अधिक त्रुटियों की संभावना होगी। तो इससे परिणामस्वरूप अधिक त्रुटियाँ सर्वेक्षण को भी शिथिल बना देगी, किंतु निदर्शन विधि में कार्य क्षेत्र व इकाइयों की सीमितता के कारण त्रुटियाँ भी कम हो जाती है। फिर है अधिक सहयोग की संभावना। तो निदर्शन विधि में सूचनादाताओं से अधिक सहयोग मिलने की संभावना रहती है, जिससे प्रत्युत्तर दर में भी वृद्धि होती है। यह सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है अधिक वैज्ञानिक विधि। निदर्शन विधि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि उपलब्ध समकों में अन्य निदर्शनों की जांच की जा सकती है एवं अशुद्धियों का पर्याप्त सीमा तक अनुमान भी लगाया जा सकता है, इसलिए यह विधि एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लास्ट हम बात करते हैं निदर्शन की अनिवार्यता। तो कई स्थितियों में जो निदर्शन विधि का प्रयोग है वह अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि विशेष रूप से जब भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ हो, क्षेत्र की इकाइयों की संख्या या तो बहुत अधिक हो, प्रत्येक इकाई से संपर्क करना भी असंभव हो तथा समग्र का पता लगाना भी कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन के लिए निदर्शन विधि एकमात्र विधि होती है। तो वस्तुतः एक छोटे निदर्शन के आधार पर हम पूरे क्षेत्र के बारे में निर्णय कर सकते हैं। तो रोनाल्ड फिशर ने निदर्शन पद्धति के 4 प्रमुख गुणों का वर्णन किया था।
अनुकूलता, गति, मितव्ययता एवं वैज्ञानिक प्रकृति। तो उनके अनुसार अशुद्धियाँ विभ्रमों के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होने के कारण निदर्शन में परिशुद्धता की धारणा आरंभ से ही सर्वोपरि रहती है। तो इस प्रकार हमने निदर्शन के गुणों के बारे में बात की कि निदर्शन विधि का हम इसलिए उपयोग करते हैं कि उसमें कई गुण हैं। धन्यवाद।